आप कोई भी टेट एग्जाम देते हैं या किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं तो अधिगम सिद्धांत, इसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अधिगम सिद्धांत में कोहलर का अधिगम सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में हम कोहलर के अधिगम सिद्धांत के बारे में आपको बताएंगे। तो हम सभी को अध्ययन करना है कोहलर का अधिगम सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी ऑफ कोहलर। इस क्लास में हम आपके साथ किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम कोहलर के बारे में ही बात करेंगे। कोहलर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, कोहलर कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, एंड सो ऑन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है उसका नाम क्या है उसको जानेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कोहलर का जो सिद्धांत है वो कई नामों से जाना जाता है, तो अन्य नामों को भी हम जानेंगे। आपके टेट के एग्जाम में वो नाम पूछ लिए जाते हैं, तो उन अन्य नामों को भी हम जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कोहलर ने अपने अधिगम सिद्धांत में जो प्रयोग किया है वह प्रयोग क्या है, कैसे वो अधिगम के सिद्धांत की व्याख्या करता है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। और लास्ट में हम ये समझेंगे इस प्रयोग के माध्यम से कौन सी विशेषता सामने आ रही है, विशेषताओं की बात करेंगे। और अंत में हम शिक्षा व्यवस्था में क्या महत्व है इस सिद्धांत का, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि कोहलर एक जर्मन दार्शनिक है। आपसे पूछा जाता है कोहलर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपको बताना होगा जर्मनी। दूसरी बात जो आपको जानना आवश्यक है, उस पुस्तक का नाम जिसमें कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उस पुस्तक का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। आप नोट कर लेंगे, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। हिंदी में लिख लीजिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, ये इसका नाम है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। अब हम लोग ये जानेंगे कि कोहलर का जो सिद्धांत है उसका नाम क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है उसको कहते हैं सूझ का सिद्धांत। उसको कहते हैं सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये सीधे सीधे प्रश्न आता है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत उसका नाम क्या है, तो आपको कहना है सूझ का सिद्धांत। या ऐसे पूछा जाता है सूझ के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, आपका उत्तर होगा कोहलर। इसके जो अन्य नाम हैं, उसको आप लिख लें, गेस्टाल्ट सिद्धांत, इनसाइट, इसके लिए शब्द होता है अंतर्दृष्टि,
तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आपसे पूछा जाता है गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रवर्तक, तो आपका उत्तर होगा कोहलर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, तो उत्तर होगा कोहलर। इसको हम समग्रवाद भी कहते हैं। समग्रवाद, समग्रवाद का सिद्धांत संपूर्णवाद का सिद्धांत, शब्दों का ध्यान रखना है, संपूर्णवाद का सिद्धांत या समग्राकृति का सिद्धांत। तो इन नामों से जाना जाता है। यानी फिर से आप देख लें कि कोहलर का सिद्धांत किन नामों से जाना जाता है, तो सूच का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत और समग्र आकृति का सिद्धांत। यहां एक शब्द आया है गेस्टाल्ट। इस सिद्धांत को विस्तार से जानने से पहले इस गेस्टाल्ट को समझना होगा। इस गेस्टाल्ट को समझना होगा। आपके टेट के एग्जाम में, शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछा जाता है गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है। तो पहले ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप जान लें। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक, उसमें 3 नाम आपको याद रखने हैं, वर्दीमर, कोहलर और कोफका। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक हैं वर्दीमर, कोहलर और कोफका। यदि आपसे गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक पूछते हैं तो वर्दीमर, कोहलर और कोफका, इन 3 नामों को आप याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में पूछते हैं तो आप कोहलर अपना उत्तर लगाएंगे। अब यहां पर हम गेस्टाल्ट को समझेंगे। गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। अपने आप में ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको 3 नाम याद रखने हैं मुख्य रूप से, वर्दीमर, कोहलर और कोफका। अब गेस्टाल्ट जो जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संपूर्ण, कंप्लीट, टोटल। और इसीलिए आपने देखा, इसी गेस्टाल्ट शब्द की वजह से ही ये जो सूच का सिद्धांत है, इसको समग्रवाद का सिद्धांत कहते हैं, संपूर्णवाद का सिद्धांत कहते हैं, यह समग्र आकृति का सिद्धांत कहते हैं। तो यहां पर इसीलिए आपको गेस्टाल्ट शब्द जानना आवश्यक हो गया था। अब गेस्टाल्ट में जिसका अर्थ है संपूर्ण, इसका अर्थ क्या है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इनका कहना है कि जो जब तक हमें पूरी की पूरी समस्या नहीं दिखाई पड़ेगी, हम उसका हल नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम अधिगम नहीं कर सकते हैं। शाब्दिक अर्थ संपूर्ण से ही ये बात स्पष्ट है कि समस्या जो है वो संपूर्ण में ज्ञात होनी चाहिए, और जब संपूर्ण में ज्ञात होगी तभी इसका समाधान होगा। तो ये इसका अर्थ है। यानी गेस्टाल्टवाद का शाब्दिक, गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण। इनका कहना है कि समस्या जो है वो संपूर्णता में ही हमारे सामने आनी चाहिए, संपूर्ण परिस्थितियां हमारे सामने आनी चाहिए, तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। जो ये गेस्टाल्टवाद है, इसमें
5 संप्रत्यय बताए गए हैं, 5 कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, इनको आपको जानना है। इसमें पहला है गोल। यानी आपका लक्ष्य, जो समस्या है वो आपका लक्ष्य है। और जब आप इस समस्या के बारे में सोचते हैं तो तमाम बाधाएं आपको दिखाई पड़ेंगी, तमाम ऑब्स्ट्रक्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे। और तीसरा जो संप्रत्यय है, जब तमाम बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, तो टेंशन आपको होगा, तनाव होगा कि किस हम रास्ते पर जाएं, किस हम समस्या के समाधान के लिए कौन सा विकल्प हम चुने। तो आपको थोड़ा सा वहां पर टेंशन होगा। और ये जो तमाम विकल्प आपके सामने आएंगे, तनाव के रूप में आएंगे, उनका आप संगठन करेंगे, उनको आप ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवा, इन्हीं को अंततः जब आप निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं और समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। तो पुनर्गठन या पुनर्संगठन आप कैसे भी कह सकते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये गेस्टाल्ट है। गेस्टाल्ट यानी कोलर के सूत्र सिद्धांत को समझने के लिए गेस्टाल्ट को समझना जरूरी है। जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण। यानी कोई भी समस्या हम तभी उसका हल कर पाएंगे जब समस्या संपूर्ण रूप से हमारे सामने हो, सारी परिस्थितियां हमारे सामने हो। और इसके 5 संप्रत्यय होते हैं: लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनर्संगठन। अब हम लोग कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है इसको समझने का प्रयास करेंगे। कोहलर का जो सिद्धांत है इसको समझने का प्रयास करेंगे। इन्होंने क्या कहा है, और कौन सा प्रयोग किया है, यहां से प्रश्न बनते हैं। अब कोहलर का स्पष्ट कहना है कि जो हम अधिगम करते हैं वह उत्तेजना और प्रतिक्रिया के मध्य जो संबंध है उससे हम नहीं करते, जैसे थॉर्नडाइक ने बताया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप अध्ययन कर चुके हैं, जिसको आपने कहा था उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत या प्रयास और भूल का सिद्धांत। कोहलर इसको नकारते हैं। उनका कहना है कि हम इससे अधिगम कर ही नहीं सकते हैं। उनका मानना है कि जब तक हम विभिन्न परिस्थितियों के विभिन्न अंगों में सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, उनको समझेंगे नहीं, तब तक समस्या का हल नहीं होगा। यानी कोहलर का ये कहना है कि हमें समस्त परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए, समस्त परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। अर्थ ये है कि समस्त परिस्थितियों की जो विभिन्न अंग हैं, पहले उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना है, उनको समझना है, और उसके बाद ही हम सूझ के द्वारा, इनसाइट के द्वारा, समझ के द्वारा समस्या का हल करेंगे, समस्या समाधान करेंगे, यानी अधिगम करेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे कोई समस्या है, ये समस्या सूझ के द्वारा हम समाधान करेंगे, अधिगम करेंगे। तो सूझ जो है, इनसाइट जो है, वो हमारी भीतरी शक्ति है, आंतरिक शक्ति, इनसाइट अंतर्दृष्टि है।
और ये पूरी की पूरी जो अंतर्दृष्टि है या एक प्रकार से मानसिक क्रिया हो जाती है या एक प्रकार से संज्ञानात्मक हो जाती है। और इसमें जो सूझ होता है, इसमें हम तर्क का प्रयोग करते हैं, तर्क का प्रयोग करते हैं, चिंतन का प्रयोग करते हैं और कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से हम समस्या का समाधान करते हैं और अधिगम करते हैं। तो ये आपका है कोहलर किस तरह से अधिगम सिद्धांत की व्याख्या करता है। उन्होंने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग को समझना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोहलर का जो प्रयोग है वह आपसे पूछा जाता है पहले किस पशु पर उन्होंने किया है, तो उसका पशु है वनमानुष, चिंपैंजी। ये आपको जानना आवश्यक है। जैसे थॉर्नडाइक में आपने पढ़ा कि बिल्ली पर उन्होंने किया है, पावलोव ने कुत्ते पर किया है, वैसे ही कोहलर ने किस पर किया था, चिंपैंजी या वनमानुष पर। इसका नाम भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसका नाम है सुल्तान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेट के एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। अब यहां पर किया क्या कि एक पिछला ले लिया कोहलर ने और इसमें पहले उन्होंने 6 वनमानुष को रखा। बाद में जो प्रयोग है उसमें वो सुल्तान को रखते हैं। और जो सुल्तान को रखा उसमें उन्होंने बॉक्स अंदर रख दिया, बॉक्स ऐसे उन्होंने बॉक्स रख दिए और कुछ केले इन्होंने यहां पर टांग दिया है। सुल्तान भूखा है, चिंपैंजी भूखा है, वह केले तोड़ने का प्रयास करता है, नहीं प्राप्त करता है। अंततः वह समस्त परिस्थितियों का अपना अवलोकन करता है। वहां उसको बॉक्स दिखाई पड़ते हैं, बॉक्स को रखता है और केले को प्राप्त कर लेता है। फिर उन्होंने 2 बॉक्स रखे, केले ऊपर और टांगे। तो वनमानुष क्या करता है कि वो पहले बड़े बॉक्स को रखता है, फिर छोटे बॉक्स को रखता है और अंततः वह केले को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार उन्होंने यह प्रयोग छड़ी के साथ भी दोहराया कि वहां छड़ी रख दी, 2 छड़ी रख दी और उसका प्रयोग करके चिंपैंजी ने अपना भोजन प्राप्त कर लिया। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि चिंपैंजी ने पहले संपूर्ण परिस्थितियों के विभिन्न अंगों के मध्य अपनी समझ पैदा की, अपना एक सामंजस्य बिठाया और अचानक उसको सूझ होता है, यकायक उसको सूझ होता है, अंतर्दृष्टि होती है कि इस समस्या का हल ऐसे होगा। तो ये कोहलर का प्रयोग था जो कि आपको जानना आवश्यक है। अब हम लोग कोहलर ने जो ये प्रयोग किया है इसमें क्या बातें हमने देखी है, कौन सी विशेषता हमें दिखाई पड़ रही है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब जो विशेषता हमें दिखाई पड़ी उसमें यही बात दिखाई पड़ी कि जो अधिगम हुआ है उस अधिगम की जो प्रकृति है, नेचर है, वो संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव है, मानसिक है। यानी सूझ के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा समस्या का समाधान हो रहा है। दूसरी बात कि जो समस्या का समाधान है, समस्या का समाधान वो यंत्रवत नहीं होगा, यंत्रवत नहीं होगा। जैसे थॉर्नडाइक ने बताया कि उत्तेजना पैदा करिए
और उसके बाद प्रतिक्रिया होगी और अधिगम होगा, यंत्रवत नहीं होगा, हमेशा एक जैसा नहीं होगा। तीसरी बात इन्होंने बताई कि जो सूझ है वो अचानक होगा, अचानक होगा, यकायक होगा। समस्त परिस्थितियों को समझा और अचानक इंसाइट होगा, जिसमें चिंतन होगा, तर्क होगा, कल्पनाशीलता होगी, यह समस्या इस प्रकार से हल हो जाएगी। तो ये बातें हमने देखी है कोहलर के सिद्धांत में। अब इस सिद्धांत के अगर हम महत्व की बात करें, क्या महत्व है, तो कोहलर का जो सिद्धांत है वो शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम के निर्माण में बहुत ही सहायक होता है, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक होता है। यहां से ये बात भी समझ में आ रही है कि जब भी समस्या का हल निकालना हो तो समस्या को संपूर्ण रूप में सामने रखने की आवश्यकता है। यानी बालकों को जब भी आप अध्ययन कराएं तो समस्या को या समस्या का संपूर्ण रूप से परिचित कराएं। तीसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था में रटने की प्रवृत्ति है उसका विरोध करते हैं, बहुत यंत्रवत चीजें नहीं, क्योंकि अधिगम कैसे होगा, सोच से होगा, इनसाइट से होगा, तर्क से, चिंतन से, कल्पनाशीलता से उसका प्रयोग करते हुए इनसाइट होगा और वहां से ये अधिगम होगा। तो ये रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो महत्व है वो पाठ्यक्रम के निर्माण में है, समस्या का संपूर्ण रूप से परिचित होना आवश्यक है और रटने की प्रवृत्ति का विरोध करता है। एक शिक्षण सूत्र होता है, शिक्षण सूत्र में इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, वो है पूर्ण से अंश की ओर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। यानी पहले हम समस्या को पूर्ण रूप से समझेंगे और उसके बाद में उसके भागों को, उसके अंगों को हम समझ सकेंगे आसानी से। तो ये जो शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, ये हमें कोहलर के अधिगम सिद्धांत से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कोहलर के अधिगम सिद्धांत को समझा, कोहलर के बारे में समझा, उनके सिद्धांत के नामों के बारे में समझा, गेस्टाल्टवाद के बारे में समझा, उन्होंने कौन सा प्रयोग किया है, किस पर किया है, क्या विशेषताएं हैं और शिक्षा व्यवस्था में क्या महत्व है, इन पर हम लोगों ने विस्तार से बात किया। आप इनकी पॉइंट्स को नोट करिए, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको प्राप्त होंगे।